हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल गुड। तो जैसा कि जे मेंस आप लोग दे चुके थे जनवरी अटेम्प्ट, उसका फर्स्ट पेपर आज एनटीए ने रिलीज कर दिया है और इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं पेपर के सोल्यूशन की। अभी तक अपन ने ऑफिशियली रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी थी? क्योंकि ऑफिशियली पेपर नहीं आया था। आज पेपर पूरी तरीके से आ गया, विदाउट एरर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पेपर कंप्लीट लगा, मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपके पास मैं उसका सोल्यूशन लेकर के आया हूं। कोई हाइपोथेटिकल असम्पशन नहीं है कि ऐसा आया था या ऐसा आया था। पेपर अगर मैं शिफ्ट वाइज बात करूं तो मुझे पेपर थोड़ा सा लाइट लगा है। पहले भी अपन ने बात करी थी बच्चों के बिहाफ पे, तो मुझे बच्चों ने बताया था कि रिलेटिवली पेपर आसान था। तो हाँ, ये देखते हैं क्या था पेपर में, कौन कौन से चैप्टर आए थे पेपर में, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके नोट से आए हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने टेस्ट सीरीज अटेंड करी थी उसके थ्रू आए हैं, कितने क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पे आए हैं। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो सकता आपको आवाज साफ ना आए मेरी, बट फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। तो लेट्स बिगिन विद द मैथमेटिक्स का सोल्यूशन 24 जन 2023 शिफ्ट 1 का। मैं हूं आपका अपना एनएस सर, आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आया। तो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था वेक्टर चैप्टर से। पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था? वेक्टर चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन हमारा था वेक्टर से। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर इसकी रेटिंग आप क्या करेंगे, किस किस टाइप का आपको क्वेश्चन ये लगा, तो मैं बोलूंगा मुझे थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन लगा। ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस कैलकुलेशन नहीं थी इसके अंदर, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। उसने आपको v डॉट डब्ल्यू दे रखा है, उसने आपको v क्रॉस डब्ल्यू दे रखा है लैम्डा के टर्म्स में, और उसने आपसे u डॉट डब्ल्यू पूछा हुआ है। तो बच्चों आप क्या करो, ये वाली जो एक्सप्रेशन थी v क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा v। देखिए मैं आपके लिए पूरे सॉल्यूशंस लेके आया हूं, तो मैं आपको यहां बताता जाऊंगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीछे दिखाता जाऊंगा। अगर आपको लैम्डा को सॉल्व करना है तो मैं यहां से v डॉट डब्ल्यू का यूज कर सकता था, करेक्ट है, और क्या यूज कर सकता था, u पता है हमें और v पता है हमें। तो हमने क्या किया, इसका पूरा v के साथ डॉट कर दिया। तो जैसे हमने इसका v के साथ डॉट किया, v क्रॉस डब्ल्यू का डॉट कर रहे हैं हम v के साथ, तो अपने पास आएगा u डॉट v प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ v डॉट v। ये वाली क्वांटिटी बॉक्स बनाएगी जो कि जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी, करेक्ट है, टेंड मतलब जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू डॉट वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, और लैम्डा वी डॉट वी हमें ये दे देगा। तो यू डॉट वी की वैल्यू अगर हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो यू डॉट वी हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, करेक्ट है, और माइनस का 1, करेक्ट है, 2 माइनस 1, और प्लस का लैम्डा वी डॉट वी की अगर हम बात करेंगे तो 4 प्लस 1 रूट 5, 4 और 1 5, अच्छा के भी है, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं दोनों की डॉट प्रोडक्ट की। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आई डॉट आई 2 आएगा, जे डॉट जे -1 आएगा, फिर के डॉट के प्लस का 2 आएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स v डॉट वी की बात करेंगे तो v डॉट वी यहां से आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर बना हुआ है। तो यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लैम्डा की जो भी वैल्यू आती है, शायद -1/2 आती है, मैं आपको पीछे इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। लैम्डा की वैल्यू -1/2 कैसे आई है वो देखिए। ये देखिए v क्रॉस w किया है अपन ने इस इक्वेशन में, v के साथ डॉट लिया अपन ने इस इक्वेशन का, करेक्ट है, v के साथ डॉट लिया अपन ने इस इक्वेशन में, v के साथ डॉट लिया अपन ने इस इक्वेशन में, v क्रॉस w डॉट v की वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू अपन ने भी जस्ट कैलकुलेट करी है, लैम्डा टाइम्स ये एक्सप्रेशन आई, यहां से लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए था, अब अपने को चाहिए था u डॉट डब्ल्यू। तो मैंने वापस से इसी इक्वेशन को देखा, यही जो इक्वेशन थी, u डॉट डब्ल्यू लाने के लिए इसका w के साथ डॉट कर दो, ठीक है। तो देखिए मैंने वही किया है नेक्स्ट स्टेप में, v क्रॉस w इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा v इक्वेशन दे रखी थी, उसका w के साथ मैं डॉट कर रहा हूं, w के साथ मैंने डॉट किया तो u डॉट w बना प्लस लैम्डा टाइम्स v डॉट w बना। u क्रॉस w डॉट w अगेन बॉक्स ऑफ u w w होगा जिसकी वैल्यू 0 हो गई, u डॉट w हमें निकालना था, लैम्डा हमें पता है
और v डॉट डब्ल्यू आपको इस इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन था, किसके बराबर गिवन है, 2 के बराबर, तो v डॉट डब्ल्यू की मैंने 2 रख दी, यहां से u डॉट v की वैल्यू आपकी 1 के बराबर निकल के आ गई। तो जैसे आपने देखा होगा कि इसी इक्वेशन को 2 बार यूज करके अपन ने जो अननोन था u डॉट डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली, और उसके करस्पॉन्डिंग जिसका करेक्ट आंसर आया है वो आंसर नंबर आया है 3, करेक्ट है। तो यानी कि क्वेश्चन कैसा था, मीडियम क्यों डाला कि आपको दिख रहा है चाहिए, इक्वेशन का है, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट है, वेक्टर में पढ़ाया जाता है, क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब लिमिट का बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। बच्चों ने बोला, जब मुझसे बच्चों की बात हुई तो बच्चों ने बोला सर लिमिट आया था, पता नहीं कैसा फॉर्मेट दिया हुआ, तो मैं तो परेशान हो गया, क्या लिमिट आया था, कैसा फॉर्मेट। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा टर्म ये दिख रहा था, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0। इस पूरी एक्सप्रेशन को हम बाहर निकालते हैं, जैसे में इस एक्सप्रेशन को बाहर निकालेंगे अपने पास n बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/n की पावर 1/sin² t, दूसरा टर्म बन जाएगा 2/n की पावर 1/sin² t, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा 1 और इस पूरे की पावर आ जाएगा sin² t। अब जरा आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपका t कहां जा रहा है बच्चा, 0 की तरफ। अगर आपका t 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्वांटिटी कहां जा रही होगी, इनफाइनाइट की तरफ। ये क्या है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की पावर इनफाइनाइट, तो ये सारी क्वांटिटीज कहां जाएंगी, 0 की तरफ। क्या बचेगा, खाली 1, यानी अल्टीमेटली क्या बचेगा अपने पास, n × 1 की पावर sin² t। t कहां जा रहा है, 0, sin² t 0 पे 0, अल्टीमेटली आंसर n। करेक्ट आंसर क्या आ गया, n मतलब ऑप्शन नंबर 3। आप मुझे बताइए मैं इसको क्या लिखूं भाई, अरे किस चैप्टर का क्वेश्चन था, तो बच्चे बोलेंगे सर लिमिट चैप्टर का क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, तो वैसे तो मैं इसको वेरी इजी लिखना चाहता था, बट लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कैटेगरी खाली 3 देता हूं, इसलिए क्वेश्चन कैसा काउंट होगा, इजी में काउंट होगा, ठीक है। होपफुली काफी लोगों का ये सही होगा क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। कई लोगों ने लिमिटेड सम के बारे में सोचा, कई लोग सैंडविच से सोच रहे थे। अरे भाई सब डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट का है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के साथ का एक कंसेप्ट दिया हुआ है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई बहुत रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है। उसने एक वर्ड बोला है कि जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, सिंगुलर है। अगर कोई मैट्रिक्स, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने इसको मैट्रिक्स में डाला था, ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर में मैंने इसको डाल रखा है, मैट्रिसेस में, ठीक है। कैटेगरी वाइज क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इसको मीडियम प्लस दे सकता था, तो कई मीडियम में लोगों ने बोला, कुछ को टफ लगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हैवी था, जबकि है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमने नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं अपन, α² अल्फा 1 1 1 1 a b c, इसको अपन ने 0 कर दिया। जैसे इसको अपन ने 0 किया वैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा α² c - b माइनस का अल्फा टाइम्स ऑफ c - a प्लस का b - a इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसका एक रूट आ जाएगा, वो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1, ये है ऑब्जर्वेशन रूट। और उसने बोला अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आल्सो, तो अल्फा इसका भी रूट था क्योंकि ऑब्जर्वेशन रूट है, क्लियर। तो यहां से क्या पिक्चर आ गई, अल्फा इसका भी रूट था, अल्फा का इसका रूट है, तो अपन लिखेंगे a - c प्लस b - a प्लस c - b, ये भी 0 हो रहा है, करेक्ट है। तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 1। उसने जो पूछा उसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो अगर मैं a - c b - a और c - b को कैपिटल A, इसको कैपिटल A मान लूँ, इसको कैपिटल B मान लूँ, इसको कैपिटल C मान लूँ, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनती है क्या बनती है वो देखना ध्यान से। सोल्यूशन तो वैसे मैंने इसका दे रखा है, आइए देखते हैं। क्या मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ आपको सोल्यूशन, आप तो सीधे समझो। तो अपने पास लिखा हुआ है a² / bc, नीचे लिखा हुआ है b² / ac, तीसरा टर्म लिखा हुआ है c² / ab। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा abc और ऊपर आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये जो लिखा हुआ है देखिए, ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है b और ये लिखा हुआ है c। अब बाय डिफॉल्ट a प्लस b प्लस c क्या हो रहा है बच्चों, 0।
अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो भाई साहब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के। तो अपने पास आ जाएगा 3abc अपॉन abc, अल्टीमेटली आंसर शुड बी कम आउट टू बी 3। तो करेक्ट आंसर क्या आया, आंसर 3। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 3। लाइन से आप सोचेंगे सर आपके तो सारे 3 आ रहे हैं, तो भाई आ रहे तो आ रहे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा था, एक प्यारा सा रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को हैवी लगा होगा इसलिए मैंने उनको टफ बोला है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का था। साइक्लिक कोफिशिएंट देख करके भी रूट स्ट्राइक करना चाहिए, साइक्लिक कोफिशिएंट देख करके भी रूट स्ट्राइक करना चाहिए आपको, करेक्ट है। उसके करस्पॉन्डिंग लेबल मैंने बता दिया, चैप्टर मैंने बता दिया, मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से, वेक्टर और 3D से आए हैं। आइए उनको अब आगे आगे चेक करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व C1 एंड C2। एरिया एज यूजुअल AUC का एक क्वेश्चन श्योर आता है हर पेपर में, इस पेपर में भी मांगा गया है। तो कौन सा चैप्टर है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ द कर्व चैप्टर है। कैसा क्वेश्चन आया था आइए कर देखते हैं। फिर एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी, तो ठीक है भाई एक पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 4x है, तो पैराबोला कुछ ऐसा बन गया। लाइन दे रखी है y इज इक्वल्स टू 2x - 2, तो लाइन कुछ ऐसे बन गई, करेक्ट है। अब इन दोनों की वजह से जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा ये बीच वाला आएगा, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अगर अपन ये पॉइंट निकाल दें और ये पॉइंट निकाल दें, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के इस एरिया को कैलकुलेट कर दूंगा आपके लिए। तो हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए, ये दोनों, ये वाला पॉइंट तो बड़ा ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा आपका 0,2, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा पॉइंट निकालने का आप दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपके पास था y स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा कर्व है अपने पास y इज इक्वल्स टू 2 + 2x। इन दोनों को सॉल्व करना है अपने को ना, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो अपने पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4, x की जगह पे बैठेगा y - 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 2y -4 - 4 - 8, तो बन जाएगा y + 4 × y - 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चा पार्टी अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरा रूट अपना ये -4 निकल के आ गया भाई, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारे पास 0, -4, ठीक है। तो अभी दोनों पॉइंट आ चुके हैं, बस अब एरिया लिखना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा के हम एरिया को सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए कैसे लिखा है अपन ने, आइए, ठीक है। ये देखिए दोनों पॉइंट अपने आ चुके हैं। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमने क्या किया, -4 से 2, करेक्ट है। तो एरिया बेसिकली क्या बनेगा वो समझेंगे, -4 से 2, ठीक है। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व टाइम्स ऑफ dy, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो राइट कर्व कौन सा हमारा, ये वाला, ये कौन सा कर्व 1 था, कर्व 1 मतलब ये वाला कर्व था, कर्व 1 मैंने इसको बोला है बच्चों। लाइन इसको मैं कर्व 2 बोल रहा हूँ, लेफ्ट कर्व कौन हमारा, कर्व 2 है। दोनों से x की वैल्यू निकाल दी, तो यहां से x की वैल्यू आएगी y स्क्वायर - 4/4, तो y स्क्वायर - 4/4, सॉरी 4 - y स्क्वायर बाई 4, करेक्ट है। तो 4 - y स्क्वायर बाई 4 आ गई। लेफ्ट कर्व आएगा तो y इक्वल्स टू 2 + 2x, मतलब x इक्वल्स टू आएगा y - 2/2, तो x इक्वल्स टू आएगा y - 2/2, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। फिर फर्दर कुछ नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए और आंसर शुड बी कम आउट टू बी 9, ठीक है। तो अब कैसा चैप्टर कैसा क्वेश्चन लगा ये, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसलिए मैं इसको मीडियम दे रहा हूं, अदरवाइज ये इजी है, मीडियम आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और आंसर आया था इसका 9 मतलब आंसर नंबर 1, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है इंटीग्रेशन की, इतना तो आता ही होगा बच्चों। बढ़िया हुआ होगा सबका पेपर, बढ़िया, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अगेन ये नोट्स का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा नोट्स का है, या आपने PYQs कर रखे होंगे तो PYQ का होगा, क्लासेस दे रखे होंगे, टेस्ट सीरीज आपने अटेंड कर रखी होगी, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस चैप्टर से है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। कौन से चैप्टर से, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। अच्छा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कई लोग छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन बहुत होती है, बहुत प्यारा शानदार तरीके से उन्होंने डिजाइन करके, इंटरप्रेट करके, मैनिपुलेट करवाया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किया ये वो देखिए, तो अपने पास जो लिखा होता है ना 1 - √3 आएटा,
की पावर 2000। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखेंगे अपन, ठीक है। 2 की पावर 199 इंटू पी प्लस आई क्यू। तो बच्चा पार्टी क्या हुआ है ना, इसको मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? पोलर, या मैं बोलूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 की पावर 200 हो गया, 1/2 माइनस √3/2 आ गया, तो बन गया सिस ऑफ माइनस का π/3 और इसकी पावर में चढ़ गया 200। डीएमटी लगा दिया, 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके 2 की पावर 199 आया, इसको इससे काट दिया, ठीक है, बच गया पी प्लस आई क्यू। तो इसमें डीएमटी लगा दिया तो ये बन गया 2 टाइम्स सिस ऑफ माइनस 200 π/3 दैट विल बी इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू। बस खत्म। अब रियल इमेजिनरी कंपेयर करके पी की वैल्यू निकाल दी अपन ने और क्यू की वैल्यू निकाल दी। आई बात समझ में? तो देखिए 2 लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन है। किस स्टेप तक हम पहुंच गए थे? इस स्टेप तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके अपन यहाँ पहुंचे हुए थे। फिर -200 π/3 को मैंने -66 π -2 π/3 लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो 2 इंटू 6 -2 π/3 पी प्लस आई क्यू आ गया, 6 2 π/3 -2 π/3 की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया, पी आ गया -1, क्यू आ गया -3। क्या क्या आ गया? पी आ गया -1 और क्यू आ गया माइनस का √3। अब अपने पास बच्चा पी है, अपने पास क्यू है, उसने हमसे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स बोले हैं। तो हमने इसको मान लिया अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा था, अपन ने मान लिया बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है। तो अल्फा और बीटा पी और क्यू रख करके निकाल दिए। देखिए तो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3, पी और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, बीटा की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। अब वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 है वो इक्वेशन बना दी। तो क्वाड्रेटिक का सम फॉर्म करने, क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों को जोड़ दिया 4x आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। तो क्या हुआ है क्वेश्चन? पहले तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, आंसर नंबर 2। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से उसने पी क्यू निकलवाया, पी क्यू निकलवा के उसने अल्फा बीटा निकलवाया, अल्फा बीटा निकलवा करके उसने क्या बनाया? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी है। तो दो बहुत आसान कंसेप्ट को उठाया उसने और एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, दैट इज द डीएमटी कंसेप्ट। पोलर फॉर्म से कंपैरिजन करके रियल इमेजिनरी पी और क्यू निकालना और फिर दो रूट्स निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन की कैटेगरी मीडियम दी है। अदरवाइज मैं अगर सिर्फ पी और क्यू पूछता तो शायद इजी देता, मैं सिर्फ फॉर्मेशन पूछता तो भी मैं इजी देता, लेकिन दोनों को क्लब किया गया इसलिए मैंने इसको मीडियम दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से चैप्टर से आया है? प्रोबेबिलिटी भी है इसके अंदर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी है इसके अंदर, मतलब डिटरमिनेंट अलोंग विद द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हैज अ यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, प्रोबेबिलिटी की तो बाद में बात करेंगे। उसने बोला सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। किसी भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो तभी आएगा जब उसका डेल्टा क्या हो, नॉन जीरो हो। तो डेल्टा मतलब 1 1 1 2 n 2 3 3 और n, ये कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। यहां से हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू आई यही देखते हैं। जैसे आपने इस डिटरमिनेंट को नॉन जीरो लिया, सिंप्लीफाई करा डिटरमिनेंट को, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू दो ऐसी आई, 3 और 2 जो नहीं हो सकती थी। यानी n कभी भी 3 नहीं ले सकता है, n कभी भी 2 नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज n कभी भी 3 नहीं लेगा और n कभी भी 2 नहीं लेगा। ठीक है भाई, तो n ले क्या कर सकता है? तो n डिनोट द नंबर दैट टर्न्स अप विद अ फेयर डाइस इज रोल्ड। अगर एक फेयर डाई को रोल करेंगे तो n गिरेगा, लेकिन 2 और 3 नहीं गिरना चाहिए। तो n क्या क्या ले सकता था? तो n ले सकता है 1 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है और 6 ले सकता है। शानदार बात। चलिए भाई, ये तो हो गया डिटरमिनेंट वाला हिस्सा। कहानी में ट्विस्ट हुआ। अब कहानी में जो ट्विस्ट हुआ तो कहानी में पिक्चर में आ गया क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है? प्रोबेबिलिटी बतानी है किस बात की?
कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है द यूनिक सोल्यूशन इज k/6। अब जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट था जो कि k/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेसिकली क्या होगा, टोटल केसेस फेयर डाइस से, फेवरेबल केसेस 4, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई कंपेयर करके। ये है फेवरेबल केसेस, ये है टोटल केसेस, तो 4/6 अल्टीमेटली वैल्यू k की कितनी आ गई, 4। फिर उसने पूछा है देन द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, यानी हमें k की जितनी भी वैल्यू आई और n की जो जो वैल्यू आई इन सब का सम निकालना था। तो इन सब का सम कर दिया, 4 4 8 और 1 9 9 5 14 6 20, यानी अल्टीमेटली आंसर आपका 20 निकल गया है, आंसर नंबर 3। अब बच्चा पूछेगा सर आप इसको किस में डालोगे, तो भाई साहब देखो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का भी आसान पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का भी आसान पार्ट है, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट में भी डाल सकता हूँ, मैं इसको प्रोबेबिलिटी में भी डाल सकता हूँ, क्योंकि 2 चैप्टर क्लब हुए हैं, प्रोबेबिलिटी टर्म दिखा है क्वेश्चन के अंदर, बच्चा प्रोबेबिलिटी को देख के घबराता है, छोड़ता है, इसलिए मैं इसको मीडियम दे रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको इजी देता। ठीक है, भाई ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, जो पर्सनली मुझे लगा, मतलब हो सकता है मैंने जैसे अप्रोच किया थोड़ी सी लेंदी अप्रोच हो गई मेरी, बट ठीक है, सिंपल है, मतलब पर रैंकिंग वाइज बोलने को तो ये एपीजीपी का क्वेश्चन होता है, एसएनपी का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का, बट अगर मेरे से कोई पूछेगा सर आप इसको क्या कैटेगरी, तो मैं तो टफ ही दूंगा भाई, क्योंकि मैंने जैसे किया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग किसी इजी स्टेप से कर लें। ठीक है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा, करूंगा नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ। क्या किया गया है, उसने बोला ये और ये 4 नंबर किसमें है, एपी में। तो मैंने क्या किया, इनका रिश्ता निकालना शुरू किया, देखो कैसे निकालना शुरू किया एक एक करके। ठीक, ये 4 नंबर एपी में है, तो मैंने बोला कि जो ये वाला नंबर था, करेक्ट है, ये और कॉमन डिफरेंस भी शायद विद कॉमन डिफरेंस हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हाफ था, तो जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर वो फर्स्ट नंबर प्लस हाफ के बराबर होगा। यहाँ से एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली मैंने जब सेकंड नंबर उठाया, थर्ड नंबर उठाया, तो फर्स्ट प्लस 2d के बराबर होगा, a प्लस 2d होता है फॉर्मूला, तो a प्लस 2d की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से मैंने y और z में इक्वेशन निकाल दी। फिर जब मैंने फोर्थ टर्म उठाया, तो फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, वहां से मैंने फोर्थ टर्म निकाला, वो आगे z की पावर 14 इज इक्वल टू x की पावर 9। मेरे पास x और y में रिलेशन आ चुका है, मेरे पास y और z में रिलेशन आ चुका है, मेरे पास z और x में रिलेशन आ चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन सारे रिलेशन को, जो एक इक्वेशन और दे रखी थी ना, x की पावर p क्यू आर स्क्वायर, y की पावर क्यू आर, z की पावर p स्क्वायर आर, ये देखो ये लिखी हुई है ये। ठीक है, इस इक्वेशन में सबको सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया सेम पावर्स में। तो x की पावर p क्यू स्क्वायर था, तो x की पावर p अब q स्क्वायर था, तो p की जगह पे मैंने रिलेशन लगाया। ठीक है, मतलब क्या किया मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। अपने पास था x की पावर p क्यू स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल टू y की पावर क्यू आर। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा x की पावर p क्यू स्क्वायर, मैं एक करूंगा, बाकी आपको समझना है। y की जगह पे मैंने क्या किया, ये वाली एक्सप्रेशन उठाई यहाँ पर चिपका दी। तो देखो इसको क्या पढ़ा अपन ने, अपन ने इसको पढ़ा x की पावर 6/7 क्यू आर। ठीक है, पावर्स को इक्वेट कर दिया, तो अल गेट है रिलेशन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यू आर आ गया, तो यहाँ से 7 पी क्यू इज इक्वल टू 6 आर आ गया, क्योंकि क्यू 0 हो नहीं सकता था, क्योंकि लॉग का बेस था, लॉग का बेस चला कहीं, क्यू 0 नहीं है शायद, देखता हूँ क्यू 0 क्यों नहीं होगा, हाँ पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यू 0 क्यों नहीं हुआ भाई, पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए। ठीक है, तो 7 पी क्यू इज इक्वल टू 6 आर आ गया। ठीक है, तो 7 पी क्यू इज इक्वल टू 6 आर एक रिलेशन आ गया, ये देखो 7 पी क्यू इज इक्वल टू 6 आर एक रिलेशन आ गया। ऐसे ही मैंने फिर दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट किया, पहले तीसरे को कंपेयर किया, तो रिलेशन निकाले बेसिकली, एक रिलेशन ये निकाला, एक रिलेशन उसने ऑलरेडी दे रखा था, उन सारे रिलेशन का यूज करके मैंने आर पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैनिपुलेशन है। ये रिलेशन आ गया, बस आपको ये लाना था, जैसे ये आ गया वैसे ये क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट आता जाएगा। 3 रिलेशन, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, 3 रिलेशन को सॉल्व करना है, पी क्यू आर की वैल्यू आएगी, पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, योर आंसर शुड बी कम आउट टू बी 2। करेक्ट है,
तो आपको दिख गया होगा इसकी मैंने रैंकिंग है, ये क्वेश्चन एसएनपी का, मैंने टफ इसकी रेटिंग क्यों करी है, टफ रेटिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसका कैलकुलेशन वाला, इसके बाद भी पहले तो ये सोच पाना रिश्ता निकालना और फिर इस रिलेशन के साथ इसको प्रोसीड करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी था, इसलिए मैंने इसको टफ दिया है, ठीक है। और करेक्ट आंसर इसका आया है आंसर नंबर 4, ठीक है। तो एसएनपी का क्वेश्चन था, आंसर नंबर 4 है, थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोचेबल था, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता था, क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो चॉइस तो थी नहीं छोड़ने की कि हम छोड़ देते, हमारे पास चॉइस होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है फंक्शन चैप्टर से, जो हम लोग पढ़ते हैं, फंक्शन ना बोल करके मैं इसको रिलेशन बोलूं, रिलेशन चैप्टर से है, ठीक है। रिलेशन चैप्टर से मीडियम क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है, रिलेशन चैप्टर से एक मीडियम क्वेश्चन अपन ने उठाया, बहुत ही सिंपल से उसने बोला कि जीसीडी ऑफ द टू नंबर 1 होता है, हमें पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। 2a b के बराबर नहीं है तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा। तो देखिए मैंने इसको कंट्राडिक्शन के हिसाब से वर्कआउट किया, रिफ्लेक्सिव चेक किया है, फिर सिमेट्रिक चेक किया, फिर ट्रांजिटिव चेक किया है, ठीक है। कैसे किया वो देखिए, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जहां पे ए बी था वहां ए कर दो, तो जैसे मैंने ए किया तो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो बच्चा ए ही आ जाएगा, और ए 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, करेक्ट है। तो रिफ्लेक्सिव होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। सिमेट्रिक की बात करी उसने, अब सिमेट्रिक का मतलब तो अगर ए बी था तो बी ए होना चाहिए, तो ठीक है चलो भाई, अगर ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 था तो बी ए का भी 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने एक रिलेशन और दे रखा है, क्या दे रखा है कि 2a नॉट इक्वल्स टू बी। भाई साहब अगर 2a नॉट इक्वल्स टू बी है, अगर 2a नॉट इक्वल्स टू बी है तो जरूरी थोड़ी है क्या कि 2a नॉट इक्वल्स टू बी है तो जरूरी थोड़ी है 2b, ये टर्म गलत लिखा है, ये 2b इक्वल्स टू, ये गलत लिखा है, ये लिखा हुआ है 2b नॉट इक्वल्स टू a हो जाएगा। अब 2a b के बराबर ना हो तो जरूरी थोड़ी कि 2b भी a के बराबर ना हो, 2b a के बराबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल a को 2 ले लो, b को 1 ले लिया मैंने, तो देखो 2 टू द 4, 4 1 के बराबर नहीं है, लेकिन जैसे तुम यहां रखोगे 2 2 के बराबर आ गया, तो यानी कि अगेन ये क्या नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है भाई। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है, तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी पिक्चर में था, बी सी पिक्चर में था तो ए सी होना चाहिए, ठीक। तो ए बी का ठीक है 1 हो गया, 2a नॉट इक्वल टू बी हो गया, जीसीडी का सी डी 1 हो गया, 2a नॉट इक्वल टू, मैंने एग्जांपल दिया आपको 2 3 3 4, ए सी आ गया 2 4, यही फेल हो गया, देखो जीसीडी क्या आ गया 2, जबकि लाना क्या था मुझे 1, जो कि आया नहीं, ठीक है। ये भी चलो 2a c के बराबर हो रहा है, 2a c के बराबर हो गया, यानी दोनों को मैंने फेल करा दिया, जो दो स्टेटमेंट दिए थे दोनों को मैं फेल करा रहा हूं, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो ये रिलेशन सिमेट्रिक आया, ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आया, ना तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव आया, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, योर आंसर इज 4। क्या रेटिंग करी जाए, मीडियम करी जाए, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें इसमें दर्द होता है, हमें इसे समझ नहीं आता, जिन बच्चों को ऐसा लगता है उनके लिए टफ है, अदरवाइज ये मीडियम क्वेश्चन है। इजी तो नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट तो नहीं है कि डायरेक्ट दिख जाए सीधे सीधे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, let PQR be a triangle, the points A, B, C on the sides PQR respectively such that this ratio is the given and the area of the triangle पूछा। ठीक है भाई, देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, या तो एसओटी से या तो हम वेक्टर से करते हैं। एसओटी की जगह पे मैंने वेक्टर चूज किया, वेक्टर कैसे चूज किया वो समझ लो। उसने बोला ट्राइंगल PQR था ना, तो मैंने ट्राइंगल ले लिया PQR भाई साहब, PQR R, फिर मैंने ट्राइंगल ले लिया ABC, ठीक है, A B और C, ये रेशियो 1:2 का रेशियो दे रखा है, ठीक। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, एज यूजुअल हम लोग मानते हैं वेक्टर से करते वक्त। इसको मैंने वेक्टर आर लिख दिया, इसको वेक्टर बच्चा वेक्टर पी लिख दिया। जब ये लिख दिया तो अपने पास वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर आ गया, बी का पोजीशन वेक्टर आ गया और सी का पोजीशन वेक्टर आ गया। मान लो इन सारे पोजीशन वेक्टर को मैंने स्मॉल ए से, स्मॉल बी से और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। किसको किसको रिप्रेजेंट किया है, ए बी सी को, ठीक। तो ए जो आ गया तुम्हारे पास वो आ जाएगा, इन दोनों में सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे तो दैट विल बी कम आउट टू बी R/3, वेक्टर R/3। बी जो आ जाएगा वो पी और आर में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो 2R वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 3, और जो सी आएगा वो बच्चा इन दोनों से आएगा, तो 2P वेक्टर बाई 3,
ठीक है। तो अपने पास ए का पोजीशन वेक्टर आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया और पी क्यू और क्यू आर तो सब पता ही थे। अब अपने को पता है कि अगर तीनों वर्टिसेस पता है तो ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया होता है, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ ओ आर क्रॉस क्यू आर क्रॉस क्यू पी। तो क्यू आर क्रॉस क्यू पी को मैंने लिख दिया आर क्रॉस पी। इसी तरह ट्राइंगल जब मैं एबीसी का एरिया लिखूंगा, हमको अगर पोजीशन वेक्टर्स पता होते हैं, अगर हमें वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स पता होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। करेक्ट है। अब ए पता है, बी पता है, सी पता है, उनको यहां सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करके इसका रेशियो लिख देना है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे किया गया है। ये देखिए, ए पता था, बी पता था, सी पता था, ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिखा है, ट्राइंगल पीक्यूआर का, ट्राइंगल एबीसी का, इन सबको सब्स्टिट्यूट करा है, सब्स्टिट्यूट करके आर क्रॉस पी के टर्म्स में निकाला है, दोनों को डिवाइड कर दिया, योर आंसर शुड बी कम आउट टू बी 3। अगेन अ नोट्स का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स। क्या किस चैप्टर में डालेंगे अपन इसको? तो मैंने इसको वेक्टर में डाला है, पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक, किस लेवल पे आप इसको सर ट्रीट करना चाहते हो? तो मैं तो भैया मीडियम में करना चाहता हूं। अब भाई कुछ क्रांतिकारी आत्माएं तड़पती रहती हैं भैया कि हम तो वेक्टर हमेशा क्लिक नहीं किया सर, हम तो एसओटी से सोच रहे थे सर, हम तो ये, हम तो वो, तो भैया वो टफ कर दे, अदरवाइज तो मैं मीडियम डाल रहा था इसको। ठीक है, तो होना चाहिए था आपसे भी। देख लीजिए फटाफट, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है आदरणीय, पूजनीय और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से। डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है भाई साहब, एलडी पे बेस्ड है भाई साहब, एक बहुत ही मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सबका सही हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो गुस्सा मारूं तुम सबको। अरे भाई साहब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बोल बोल के मैं थक गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखो आ गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब डी वाई, तो अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया इसको और सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो प्लस का बन गया ये वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। इसका अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, वो है ई की पावर इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो बन जाएगा ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, डी एक्स के साथ सोल्यूशन लिखना था, सोल्यूशन लिख दिया, वाई इंटू ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ डी एक्स। बस भैया ये तो हो गया प्रोसेस, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है और इंटीग्रेशन करने में तो आप लोग मास्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो आइए इसके बाद क्या किया गया देख लेते हैं अपन। ठीक है, टाइम कम लगा रहा हूं मैं, ज्यादा डिस्कशन मतलब बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं जो जो चीजें काम की थी वो मैंने, देखो ये स्टेप था। ठीक है, अपन एलडी तक पहुंचे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, सोल्यूशन लिख दिया। अब अपने को इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना था, तो मैंने इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया है सुनिएगा। मैंने माइनस 1 बाई इसको टी मान लिया है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस 1 इसको टी माना, ये जो एक्सप्रेशन थी हमारी ये इस फॉर्मेट में दिखने लग जाएगी। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास ये फॉर्मेट आ गया। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फंसा था, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हमें सॉल्व करना था, उसके लिए उसने एक डाटा दे रखा है y ऑफ 1/2 इक्वल टू 3 माइनस ई, तो x की वैल्यू मैंने हाफ पुट कर दी, वहां से अपने पास k की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया, उसको पुट कर दिया, y ऑफ 1 पूछा तो आंसर 1 आ गया। तो अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अप्रोचेबल क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, कहीं कोई कैलकुलेशन आपने गलत करी होगी तो अलग बात है, दवाई सब कुछ उसने दे रखा है बहुत स्मूथली। देखो के भी कितना सुंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने इसका मीडियम कैटेगरी की और योर आंसर शुड बी कम आउट टू बी 1, दैट मींस योर आंसर शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड, आंसर क्वेश्चन आना चाहिए था, क्वेश्चन आया है जैसा कि बताया गया था आपको कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई साहब फिर से मैट्रिसेस, ये तो अच्छा क्वेश्चन था मैट्रिसेस का। ठीक है, इसको मैंने 2-3 तरीके से सोचा, फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो एक थोड़ा सा इजी मेथड में लाया हूं आपके लिए। आप कहते हैं कि इक्वेशन लिखी थी ना ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, मैं क्या कर रहा हूं समझना। अपन इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू नल।
फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड माइनस आई को जोड़ दिया। अच्छा आप सोचो सर आपको कैसे, सपना थोड़ी आया था ब्रह्मा जी का आप माइनस आई को जोड़ रहे थे। मैं फैक्टर थोड़ा क्रिएट करना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को उठाया, मैंने इन दोनों को उठाया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से आया ए स्क्वायर और ये बन गया तुम्हारे पास आई माइनस बी। इसमें से माइनस आई को कॉमन लिया तो बन गया आई माइनस का बी, विच इज इक्वल टू माइनस आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आई माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव को तो एडजस्ट कर दिया, आई माइनस ए स्क्वायर इंटू आई माइनस बी इज इक्वल्स टू आई लिख दिया। अब आप सोचो कि अगर ये अल्फा था ये बीटा था, तो अल्फा बीटा अगर आई के बराबर है तो अल्फा बीटा एक दूसरे का इनवर्स हो गया। तो अगर अल्फा बीटा एक दूसरे के इनवर्स थे, इसको मैंने अल्फा बोल दिया, इसको मैंने बीटा बोल दिया, तो अल्फा बीटा आर इनवर्स, और अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं तो मैं बीटा अल्फा, तो ये कहता है कि अल्फा बीटा अगर आई के बराबर था तो विच इज सेम एज बीटा अल्फा होना चाहिए, करेक्ट है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करा मैंने और इसको इंटरचेंज कर दिया, तो अपन लिख दिया आई माइनस बी इंटू आई माइनस ए स्क्वायर दैट इज अगेन इक्वल्स टू आई, ओपन कर दिया। तो आई माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, आई से आई कट गया, यहाँ से आ गया बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन थी और ये जो इक्वेशन थी, करेक्ट है, ध्यान से समझना, जो ये बैठा है वही ये बैठा हुआ है, तो जो ये होगा वही ये होगा, यानी यहां से अपन ने इंटरप्रेट किया बी ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी, बी ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी, और आंसर इज 4, ठीक है। तब बात सोचो कि सर आपने माइनस आई इंट्रोड्यूस किया है, हम कैसे सोचेंगे, इसलिए मैंने इसको मीडियम या टफ की रेटिंग दी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मीडियम ही है, ठीक है। ओके भाई साहब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक फंक्शन का क्वेश्चन आया है, द इक्वेशन दिस थिंग, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x, ठीक है। इसके x माइनस 3 और x माइनस 1 दो फैक्टर आएंगे, माइनस x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x आएगा विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो या तो x 1 होगा, ये फ्रैक्शन x लिखा हुआ, या फिर फ्रैक्शन x 3 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ओनली द पॉसिबिलिटी इज x इज इक्वल्स टू 1। बहुत सेकंड, दो सेकंड के क्वेश्चन है, देखो ये अब x इज इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन इस इंटरवल में नहीं बैठा है, नो सोल्यूशन का केस खत्म हो गया, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन आ रहा है, एक यूनिक सोल्यूशन, तो आंसर या तो 4 होगा या तो बोनस होगा। अब जो 1 आया तो उसको एक बार चेक कर लो, 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 4 कट गया, 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा, मतलब x इज इक्वल टू द सॉल्यूशन व्हिच इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कौन सा चैप्टर, तो भाई मैं इसको फंक्शन में डाल रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इवन वेरी इजी बोलना चाहिए मुझे तो, ठीक है। सबका सही होगा, फटाफट कमेंट में लिख करके बताइएगा जिनका इनका सही होगा। आप सबको कमेंट में प्रॉपर वे में बताना है कौन कौन से क्वेश्चन कॉपी से आए थे इस चैप्टर के, इस पेपर के अंदर कितने नोट से आए थे, जो आपने लास्ट में टेस्ट सीरीज मोशन की ज्वाइन करी थी उसमें मोशन की टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चन आपके एज इट इज मिले हैं पेपर में, मेंस में, जैसा कि आपको बताया जाता है। कई बच्चों ने मैथ्स कम करी है, क्यों कम करी है वो एनालाइज जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका है, एक पैराबोला में दिया हुआ है, एक हाइपरबोला में दिया गया है, और कुछ पूछा है मिड पॉइंट का लोकस एक पैराबोला आएगा, उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ की बात करी, तो क्या है वो क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले तो एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारे पास xy इक्वल टू 2, फिर उसने बोला है पॉइंट से एंड बी द टेंजेंट टू द कर्व दिस थिंग, पैराबोला पे एक टेंजेंट है, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट थी जिसने इसको कट किया ए पे और बी पे, हमें ए और बी के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, लग नहीं ना, मान लेना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझना। पहली कंडीशन तो मैं लगा रहा हूँ
इस पैराबोला के पी पॉइंट पे पैरामेट्रिक टेंजेंट की इक्वेशन लिख देता हूं। तो टेंजेंट टू पैराबोला, ठीक है, एट पी टी, उसकी इक्वेशन होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 4 a 24 था, ए 6 हो जाएगा, तो 6t स्क्वायर। फिर मैंने दूसरी कंडीशन लगाई, किसकी इक्वेशन है ये, ए बी की इक्वेशन लिखी मैंने, ध्यान रखना आप लोग। फिर मैंने वापस से ए बी की इक्वेशन लिखी है अब की बार, लेकिन अब की बार लिखी है कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट टू द हाइपरबोला, कॉर्ड विद द गिवन मिडल पॉइंट टू द हाइपरबोला बच्चों। तो हाइपरबोला अपने पास था x y = 2, उसके मिड पॉइंट को अपन ने h कॉमा के अगर मान लिया, जिसका लोकस हमें चाहिए, तो उसकी इक्वेशन होती है t = s1, ठीक है। t = x1 की एक्सप्रेशन लगाई, इक्वेशन 2 आ जाएगी। 1 और 2 को कंपेयर किया, t को एलिमिनेट किया, लोकस आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या हुआ है ये देखिए, ये देखिए जो फोटो बनाई थी वही बनी है। ये हमारे पास पैराबोला, ये हमारे पास पैराबोला, ये हमारे पास हाइपरबोला, ये हमारे पास लाइन, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके मिड पॉइंट का लोकस ये पी पैरामेट्रिकली। टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, टी = s1 लगाया, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन 1 और 2 आर सेम, दोनों ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया, h की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू निकाली, t को एलिमिनेट कर दिया, लोकस आ गया। जैसे ही t को एलिमिनेट करके लोकस निकाला है, y² = -3x, सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के बाद सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप ये मत सोचना सर सोल्यूशन दिखा रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करने के बाद दिखा रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। टाइम कम लगाइए और आगे बढ़िए। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो एडवांस में तुरंत लग जाए, जिनका भी पेपर मीडियम या बिलो मीडियम है वो अभी भी थोड़ा सा मेंस पे फोकस करते हुए एडवांस की तरफ बढ़े, ठीक है। तो उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबके लिए। अब ये पैराबोला आ गया, y² = -3x, इसकी लेंथ ऑफ LR कितनी आएगी 3, इसकी डायरेक्टिव इक्वेशन आएगी x = 3/4। तो लेंथ ऑफ LR 3 आ गया, डायरेक्टिव x = 3/4 आ गया। लेंथ ऑफ LR 3 आ गया, ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टिव आ गया 4x = 3, x = कितना आया था 3/4, यानी आंसर आपका चापाटी 4। अब आप बताओ मैं इसको किस में डालूं, मैं इसको पैराबोला में डालूं, मैं इसको हाइपरबोला में डालूं, मैं इसको लोकस में डालूं? यार हाइपरबोला में डाल देता हूं, ठीक है, दोनों के लिए है, हाइपरबोला में भी डाला जा सकता है, इसको पैराबोला में भी डाला जा सकता है बच्चों। लेवल ऑफ क्वेश्चन मीडियम भी बोल सकते हैं और टफ भी बोल सकते हैं। मीडियम उनके लिए जिनको सिंप्लीफिकेशन ये कंसेप्ट अच्छे से पता है, टफ उनके लिए जिनको लगता है अरे इतनी कैलकुलेशन करनी है, अरे ये करना है, अरे वो करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, प्रॉपर्ली वर्कआउट करिए, बोला गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे काम करिएगा, क्वेश्चन इजी आते बट थोड़े से कैलकुलेटिव आते सामने एग्जाम पे, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, कहीं दिक्कत हो। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। भाई साहब पूरे पेपर का सबसे शानदार क्वेश्चन मुझे ये लगा, ठीक। कुछ इंस्टीट्यूट वालों ने भी इसका आंसर अभी भी गलत दे रखा है, बट अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन वाइज जाएंगे प्रोबेबिलिटी की, थ्योरेटिकल डेफिनेशन वाइज, तो जो उसने डिमांड करी है वो सही है। जो मैंने किया है, जो मुझे जो मैंने सोचा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपके सामने सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, फिर लॉजिक पकड़िएगा। आप लोग प्रोबेबिलिटी में चैप्टर कौन सा लेंगे, ऑब्वियसली बात है मैं प्रोबेबिलिटी लूंगा इसको, ठीक है। मेरे लिए ये पेपर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने इसके आंसर को बहुत बच्चों को ये इजी लगा होगा, ऑब्वियसली बात है इतना इजी था नहीं। डेफिनेशन कहती है कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 थी तो इवेंट का इम्पॉसिबल होना मस्ट है। डेफिनेशन कहती है कि प्रोबेबिलिटी अगर 1 थी तो इवेंट का सैंपल स्पेस के बराबर होना मस्ट है। ये डेफिनेशन कहती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। हम जब फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस की बात करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिस्क्रीट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं। अब जो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है वो देखिएगा, मैंने एक सेट लिया है 0 से 1 पूरा लेंथ ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूँ, और मैं एक इवेंट ए ले रहा हूँ कि मुझे सिर्फ हाफ चाहिए, 0.5 को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उस लेंथ में। मतलब ऐसा समझिए कि ये रॉड है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई है, 1 तक गई है, इसमें से चला गया, हाँ, इसमें से मैं सिर्फ एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, वो है पॉइंट हाफ। ये मेरा इवेंट है,
तो हाफ को मुझे सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं इसको एरिया वाइज कैलकुलेट करूंगा तो मेरा सैंपल स्पेस की लेंथ आएगी 1, करेक्ट है। और जो मेरा ये फेयरवेल केस है इसकी लेंथ आएगी 0, क्योंकि पॉइंट की लेंथ तो 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट तो आ गया 0, लेकिन ए 5 नहीं है। आई बात समझ में? बात दूसरी करी अपन ने, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं उल्टा। अब मैंने एक सेट बी बोला जिसको मैं नाम ले रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हाफ को छोड़ के मुझे सब चाहिए, ठीक। तो पी ऑफ बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ भी ली मैंने, यहां से यहां तक की लेंथ भी ली, तो मतलब ये तो लिया ही होगा। जब ये पूरी लेंथ आई, भाई लेंथ की बात करूंगा तो आप सोचो कि मैं क्लोज ब्रैकेट 0 से हाफ ओपन ले रहा हूं, यूनियन हाफ ओपन से 1 क्लोज ले रहा हूं, बस हाफ ही को तो नहीं ले रहा हूं, ठीक। तो अगर मैं बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की बात करूंगा तो ये जो लेंथ होगी इसकी ये तो 0 ही हुई। तो बेसिकली हमारा जो फेवरेबल केस है वो भी पूरा आ गया, 0 से 1 तक की लेंथ। अरे डॉट का एरिया तो 0 होता है ना, और सैंपल स्पेस हमारा 0 से 1 था ही था। तो जितनी लेंथ ये दी है अभी इसने, उतनी लेंथ इसने भी दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया 1, लेकिन बी क्या नहीं है 5 नहीं है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए? फॉल्स हो गए। तो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर 4 4 4। शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया बेहतरीन प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर दे रखा होगा। जो मैंने सोचा मैंने वो बताया। माइट बी भाई डिफिनेशन वाइज ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी अगर आप हैंडल करते हैं, आपको पता है, तो जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको समझ बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो भाई साहब रैंकिंग क्या करिए, टीटी कर दूं? मेरे साथ तो डबल टी हो जाएगा कि टफर टू टफर है, क्योंकि सोच पाना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर इसका बोथ स्टेटमेंट का ट्रू ही लगाया होगा शोरूम में। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जेई वाला इतना बेवकूफ तो नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे डिफिनेशन बेस्ड, इसलिए आंसर डी आएगा, ठीक है। शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आया है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास इलस्ट्रेशन से बेस्ड है। सिग्मा उसने बोला आर इज इक्वल टू 0 से 22 जाना है अपने को, ठीक है। अंदर बैठा हुआ 22 CR, बगल में बैठा 23 CR, उसको लिख सकते हैं 23 माइनस आर। फॉर्मूला इसका कहता है ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 45 C 23, समेशन हट जाएगा, सॉरी। चेक द आंसर, अगर कोई मैच करो 45 C 23, आंसर 2। किस चैप्टर का है? बायनोमियल चैप्टर का है। कई लोगों ने इसको एक्सपेंशन से किया होगा, जिन्होंने एक्सपेंशन किया उनके लिए मीडियम, अदरवाइज वेरी इजी है। जिन्होंने एक्सपेंशन से किया होगा पेयरिंग बना करके 2 कोफिशिएंट कलेक्शन सीखा होगा, पर जिनको ये ट्रिक पता होगी वो ट्रिक इस क्वेश्चन को आंसर 5 सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है। तो इजी या मीडियम, चैप्टर कौन सा? बायनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस थिंग फ्रॉम द प्लेन दिस थिंग मेजर पैरेलल टू द लाइन। अगेन कॉमन क्वेश्चन, क्लास नोट्स का क्वेश्चन, क्लास नोट्स। बहुत सारे मैंने नोट्स लिखा नहीं अभी तक, बहुत जगह में मुझे लिखना चाहिए था। 3D का वेरी रेगुलर क्वेश्चन, 3D का वेरी रेगुलर क्वेश्चन। और अगर आप पूछेंगे सर आप इसको क्या देंगे, तो मैं मीडियम दूंगा, क्योंकि इजी तो नहीं बोल सकते हैं, बट जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है उनके लिए बहुत ईजी है। कंसेप्ट इसका ये होता है कि एक प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, और एक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल जो डिस्टेंस आएगा BAB, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। कुछ भी नहीं करा जाता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है। लाइन पता है तो इसके DRs हमें पता होते हैं, ठीक है। वेक्टर V इस लाइन के पैरेलल AB लाइन की इक्वेशन लिख दो, करेक्ट है। तो AB लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, लाइन AB की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर। V कहाँ से आएगा? V इस लाइन का उठाएंगे अपन जो दिया गया है इसमें। तो पहले तो हम लोग लिख ही देते हैं सारा कुछ, लाइन AB की इक्वेशन क्या आएगी। तो उससे पहले ध्यान से थोड़ी चीजें समझ लीजिएगा। ये जो लाइन आपको गिवन है ना L लाइन, इस लाइन को थोड़ा सा आपको सुंदर बनाना होगा। तो ये लाइन लिखिए x+4/3 इक्वल्स टू, इसको 2 - y को y - 2/- -4 बनाना पड़ेगा। कोफिशिएंट हमेशा 1 होते हैं, तब हम DRs की बात कर पाते हैं लाइन की। तो z - 3/12, तो v ऑफ द लाइन निकल के आ जाएगा, दैट इज 3 -4 और 12, ठीक है। ए उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो हम लाइन AB की इक्वेशन लिख सकते थे। तो वो आ जाएगी वेक्टर R इज इक्वल टू A -1 9 -16 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V 3
-4 12। यहाँ से अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन ने बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। जो बी पॉइंट आएगा पैरामेट्रिकली तो बन जाएगा 3 लैम्डा -1 9 -4 लैम्डा 12 लैम्डा -16। जैसे अपने पास बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बी को ऑन प्लेन सेटिस्फाई करा देंगे। प्लेन की इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है। यहाँ से बच्चों हमें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी पता है, ए पता है, हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये है इसका तरीका। किया क्या गया है आइए वो देखते हैं। लाइन ए बी की इक्वेशन लिखी है टी मान के पैरामेट्रिकली, बी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं पैरामेट्रिकली, प्लेन पे सेटिस्फाई कराया है, टी निकाला है, बी निकाला है, ए ऑलरेडी गिवन था, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके अपन ने आंसर निकाला है 26। तो सबकी कॉपी का ये क्वेश्चन होगा, डीपीपी का ये क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन था और पुराना आईआईटी प्रीवियस पीवाईक्यूज अगर आपने किया उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। इसलिए मैंने इसकी रैंकिंग कैसी करी है, मीडियम करी हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 4 दैट इज 26। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITF, वेरी इजी प्रॉब्लम अगेन। ITF का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, आपसे 5 सेकंड का में हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1/√3 टाइम्स ऑफ 1 + √3/1 + √3। करेक्ट है, तो ये तो कट गया होगा। इस तरीके से बगल में आपके बैठा हुआ था सेक इनवर्स के अंदर आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो अंदर से ऊपर से गिरेगा अपने पास 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 + √3, नीचे से गिरेगा अपने पास 6 कॉमन 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 + √3। तो ये 2 + √3 2 + √3 से कट गया था, तो अल्टीमेटली आ गया था फाइनली सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स ऑफ 1/√3 और प्लस में बच्चा बैठा था सेक इनवर्स ऑफ, क्या आया था भाई, सेक इनवर्स ऑफ, ये बैठा था, ये आया था 2/√3। तो बच्चों tan इनवर्स 1/√3 का आंसर होता है π/6, सेक इनवर्स 2/√3 का आंसर होता है π/6, अल्टीमेटली आंसर आएगा π/3। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1 कैटेगरी, वेरी इजी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सबका सही हुआ होगा होपफुली। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी में भी अपन ने कर रखे हैं, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, तो ये है कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन। आप लोग को याद होगा कि स्टेटमेंट आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो सीएनडी चैप्टर का क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। मैं तो वैसे इजी देना चाह रहा था, बट किसी टीचर से मेरी डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला सर आप इसको मीडियम दे दो, बट मैं मीडियम देना नहीं चाह रहा था। उसका रीज़न ये था बच्चों, क्योंकि हम लोग एक नोट में कॉपी में एक पॉइंट लिखवाते हैं, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो इट्स नॉट नेसेसरली इट्स अ डेरिवेटिव इज ऑल्सो, सॉरी, इफ ए फंक्शन इज, मैं पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। इफ fx इज continuous and differentiable at x is equals to a, it does not implies its derivative is continuous at x is equals to a। ठीक है, आप लोग को याद हो तो ऐसा हम लोग एक नोट लिखते हैं कॉपी में, if function is continuous at x equals to a, continuous as well as differentiable, तो जरूरी नहीं कि उसका डेरिवेटिव क्या हो, कंटिन्यूअस हो, जिसका ये एग्जाम्पल होता है x² sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 पे 0 फॉर x इक्वल टू 0। जितने भी बच्चों ने मोशन में पढ़ाई करी होगी मैथ्स किसी भी टीचर से, हर टीचर ये पॉइंट नोट्स में लिखवाता है और इसका इलस्ट्रेशन अपने पास कॉपी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो आंसर आता है वो आंसर फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, f एंड f' बोथ आर कंटिन्यूअस, f' इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, f इज कंटिन्यूअस बट f' इज डिसकंटिन्यूअस। करेक्ट है, तो आंसर इसका 4 आएगा। क्या किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसकी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अगर डिफरेंशिएबल आ गया तो डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया फंक्शन आएगा उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है इसका। तो देखिए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे, पहला पॉइंट। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 चीजें चेक करी जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा h² sin 1/-h, करेक्ट है, ये ऑसिलेटरी होगा लेकिन ये 0 तो अल्टीमेटली आंसर 0 आएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट में ये ऑसिलेटरी होगा,
ये 0 तो अल्टीमेटली आंसर 0 आएगा, और जो एफ ऑफ 0 वो 0 आएगा। तो फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, इसके बाद एक्स इज इक्वल टू 0 पे। डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन होता है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, करेक्ट है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया, इसका फॉर्मूला लगा करके चेक किया मैंने, करेक्ट है। तो ये लिमिट है, वो डी टी लिख गया है, लिमिट लिखा है, लिमिट बच्चों, ठीक है, लिमिट डी लिख गया वो। तो लिमिट h इंटू साइन 1/h बैठेगा, एक ऐसे एक h कट जाएगा यहाँ पे, 0 इंटू ऑसिलेटी अल्टीमेटली 0, सेम ओवर यहाँ बैठेगा, एक ऐसे एक h फिर कट जाएगा और निगेटिव को एडजस्ट कर देगा, तो ये फिर ऑसिलेटी इंटू 0 0, यानी फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस भी आ गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। नाउ डिफरेंशिएट fx एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया 0 पे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x का डेरिवेटिव किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू साइन 1/x रुक गया, फिर एक्स स्क्वायर रुक गया, और साइन 1/x का डेरिवेटिव हो गया कॉस 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा होगा फंक्शन की जो लिमिट आएगी 0 पे, किसकी, डेरिवेटिव की। अब अगर मैं इसकी लिमिट की बात कर लूँ, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ इसकी, तो लेफ्ट और राइट लिमिट की बात करूंगा, तो ये 0 ये ऑसिलेटरी, लेकिन ये ऑसिलेटरी, तो 0 माइनस ऑसिलेटरी, तो लिमिट हमेशा ऑसिलेट करेगी एट एक्स इक्वल टू 0 पे। कौन से फंक्शन की, एफ डैश एक्स की लिमिट। और अगर किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे ऑसिलेट करती है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं बोलूंगा हेंस एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट आंसर इज 4। अब देखो बच्चों, जिन बच्चों को ये याद था स्टेटमेंट, एग्जाम्पल याद था, डायरेक्ट कॉपी से था, उन बच्चों के लिए इजी क्वेश्चन है। जिन बच्चों को नहीं याद था वो चेक करेंगे ऑप्शन वाइज, उनके लिए मीडियम कैटेगरी में जाएगा, इवन मीडियम प्लस जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी फिर उनके लिए, ठीक है। बट है आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट पता होना चाहिए। देख लीजिए फटाफट, कहीं दिक्कत है तो फटाफट पूछिए, पूछिए कहने से मतलब है सिंपल सा पॉइंट है, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रीजनिंग का, जेईई मेंस टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक, 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 टॉपिक्स होते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिलेशन के क्वेश्चन आ चुके, ये लॉजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसमें, बहुत सिंपल सा रहता है, एक ही स्टेटमेंट आपको दे रखा है, नरेशन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन नरेशन पी इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज नरेशन पी इंटरसेक्शन नरेशन क्यू। वेन डायग्राम कंसेप्ट इसको करेंगे तो बहुत आसान पड़ता है। आइए मैं वेन डायग्राम आपको समझा देता हूँ। ये अपन ने एक पी माना है 1 और 3, क्यू माना है 2 4, 3 है दोनों का कॉमन, 4 है कुछ नहीं, 1 है प्योर पी, 2 है प्योर क्यू, जैसे अपन प्रोबेबिलिटी में करते हैं, सेम लॉजिक ये यूज करें। नरेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू की बात करेंगे तो पी और क्यू का इंटरसेक्शन 3 है, तो नरेशन 3 का मतलब है 3 के अलावा, तो 3 के अलावा क्या अपने पास 1 2 4 बैठा हुआ है, ठीक है। प्लस यूनियन है तो प्लस बैठेगा, यूनियन है तो प्लस बैठेगा। नरेशन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो नरेशन पी का इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेना है। यहाँ पे पी इंटरसेक्शन क्यू का नरेशन है, नरेशन पी का मतलब हो गया 2 और 4, पी को छोड़ करके 2 और 4 का इंटरसेक्शन क्यू के साथ, तो 2 आ गया, करेक्ट है। अब 1 2 4 और 2 का यूनियन है, 1 2 4 और 2 का यूनियन है, तो 1 2 4 2 का यूनियन 1 2 4 आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो बोला नरेशन पी इंटरसेक्शन नरेशन क्यू, तो नरेशन पी मतलब हो गया 2 और 4, नरेशन क्यू हो गया 1 और 4, उसका इंटरसेक्शन मतलब 4, तो यानी 4 आ गया। अपने को पता है कि अगर A इंप्लाइज B होता है तो दिस इज सेम एज नरेशन A इंटरसेक्शन B होता है, नरेशन A यूनियन B होता है, सॉरी नरेशन A यूनियन B होता है, करेक्ट है। तो अपन यूनियन मंगाएंगे, नरेशन A यूनियन B होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे 1 2 4 इंप्लाइज 4 का फॉर्मूला यूज हो गया, दिस इज इक्वल्स टू नरेशन 1 2 4 प्लस 4 यूनियन 4, ठीक है। 1 2 4 का नरेशन हो जाएगा 3 के बराबर, तो 3 प्लस 4, यानी कि जो आया है, जो पूछा गया था उसकी वैल्यू 3 प्लस 4 के बराबर है इस वेन डायग्राम के करस्पॉन्डिंग। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, चेक तो योर ऑप्शन,
सारे ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा सिर्फ इकलौता ऑप्शन है जो 3 और 4 दे रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो सिंपलीफाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, ट्रुथ टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन हो जाता है वेन डायग्राम से, वो वेन डायग्राम का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा पिछले क्वेश्चन की मैंने आपको लेबलिंग नहीं बताई, तो ये क्वेश्चन किससे आया था, जेईई मेंस टॉपिक से आया था। कैसा क्वेश्चन था, इजी होता है हमेशा, कुछ लोगों को मीडियम लग रहा होगा, जिनको नहीं आता होगा, अदरवाइज तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से है, 3D से है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासिंग द पॉइंट, 3 पॉइंट से पास करने वाले एक प्लेन का डिस्टेंस बताना, मतलब एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है ABC से, ठीक है, उसका डिस्टेंस बताना है एक पॉइंट R से। मान लो मैंने इसके हम बोल दिया, तो ये डिस्टेंस D अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले, उसके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो मेरे लिए तो ये इजी था, कैलकुलेशन लगती है लोगों को 3D में, इसलिए मीडियम बोल रहा हूँ मैं। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, डिटरमिनेंट तरीका होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से, पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म से अपन प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लीजिए मैं डिटरमिनेंट फॉर्म से लिख देता हूँ, तो x-2 y+3 z-1, ठीक है, -1 1 -2 AR ले लिया अपन ने, सॉरी क्या करा जाएगा उसको, कंसेप्ट को अगर आप देखेंगे तो मान लो मैं लिखूंगा तो AR वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर का बॉक्स क्या होगा 0, 3 वेक्टर कोप्लेनर बना देंगे, AR AB और AC, इससे प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो डिटरमिनेंट लगा देंगे इसका, x-2 y+3 z-1, AB वेक्टर लिखेंगे तो B-A लिखेंगे, तो -3 आ गया, 4 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। AC लिखेंगे तो मतलब 1 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया, इसको 0 कर देंगे, यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वही क्या अपन ने, मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर रखा था, नॉर्मल वेक्टर निकाला प्लेन का AB क्रॉस AC करके, AB क्रॉस AC करके, इन दोनों को क्रॉस करके मैंने नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन निकाल दिया, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन आ चुका था अपने पास, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल दी पॉइंट नॉर्मल फॉर्म से, प्लेन की इक्वेशन आ गई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, आंसर निकाल दिया। तो करंट आंसर शुड बी कम आउट टू बी आंसर नंबर 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था 3D का, बहुत रेगुलर क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे हुआ होगा, अच्छे से हुआ होगा, केयरफुली आप देखिए। कमेंट बॉक्स में ये जरूर मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, क्या एक्यूरेसी लेवल था, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, प्लीज ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से जो और बच्चे होंगे, जो आने वाले बच्चे हैं, जो भी सॉल्यूशंस को देखेंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जिन बच्चों को ने इस क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट किया, उनके नंबर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन उन्होंने सिली मिस्टेक की वजह से छूट गए, कितने क्वेश्चन डर के मारे छोड़ दिए, कितने क्वेश्चन तक हम पहुँच नहीं पाए, क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल है एंड लेट द इक्वेशन दिस थिंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट S, x प्लस लैम्डा x एंड dj सोल्यूशन ऑफ E। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको फंक्शन में ही डाल देता हूँ, कुछ खास तो नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने इसको मीडियम प्लस दिया इसका लेबल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, उसने बोला मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा -3। मैंने इसको ग्राफिकली कर दिया, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ये है -2, ये है 2, ये है -1, ये है 1, थोड़ा सा सिमेट्री रहेगी, फोटो ध्यान से दें। ऐसे फोटो आएगी बिल्कुल इक्वल। ठीक है, तो जो इसकी नेगेटिव रेंज होगी होगी -1 से लेकर के 0 तक। ठीक है, तो देखो ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये अगर इसके बराबर होगा तो तभी होता है जब माइनस का मॉडुलस ऑफ लैम्डा -3 हमेशा -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। तो यहाँ से लैम्डा -3 का मॉड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। यहाँ से लैम्डा की जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 2 से लेकर के 4 के बीच में। ये सब तब हुआ होगा जब x हमारा रहा होगा -2 से 2 के बीच में।
ये तब होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 के बीच में, फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 2 के बीच में। तो लैम्डा बच्चा 2 से 4 आएगा और x हमारा -2 से 2 के बीच में आएगा। उसने पूछा है आपसे x प्लस लैम्डा की मैक्सिमम इंटीजर सोल्यूशन। x एक इंटीजर है तो देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट ऑफ s पूछा उसने। तो ध्यान से देखो कि हम x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो लैम्डा 3 आ जाएगा और 2 + 3 5 हो जाएगा। यानी x 2 रखने पे और लैम्डा 3 रखने पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट इज कम आउट टू बी 5। तो योर आंसर शुड बी कम आउट टू बी 5। ठीक है, हमारे इंटीजर टाइप पे स्टार्ट हो गए बच्चों, सिंगल करेक्ट खत्म हो चुके थे सारे अपने। लाइन थोड़ी सी गलत बन गई बच्चों, ठीक है, ये एक्चुअली में 1 वाली लाइन ये है, ये ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, कंडीशन आ गई, लैम्डा 2 से 4 आ गया, x -2 से इनके बीच की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, यूजुअल क्वेश्चन। एक एलिप्स दे रखा है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। वैसे तो ये एक कंसेप्ट है, अगर आप हाइलाइट्स नाम की एक चीज हम आपको पढ़ाते हैं, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो हाईलाइट में देखना पॉइंट नंबर 7 या 8 हाईलाइट का जो है वो ये डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो हाईलाइट से क्वेश्चन है, ये एलिप्स की हाईलाइट से ये क्वेश्चन है डायरेक्टली। ठीक है क्या, वो समझा देता हूं मैं आपको। उसने बोला एक एलिप्स है, ठीक है, उसी किसी पॉइंट पे अपने टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी पे। तो बोला था मिनिमम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी की मिनिमम लेंथ निकालनी है। तो कुछ नहीं करिए आप, एक पी पॉइंट मान लीजिए आपको नहीं याद है तो पैरामेट्रिकली अगर आप इस एलिप्स को देखेंगे तो पहले तो एलिप्स दिखेगा x² अपॉन 16 बच्चों प्लस का y² अपॉन 9, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। शानदार बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। तो हम पी थीटा पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे एट द एलिप्स तो बन जाएगी x/4 cos थीटा प्लस का y/3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं a और b के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो a मतलब x इंटरसेप्ट हो गया, तो y को 0 पुट किया तो बन गया 4 sec थीटा, 0। और सिमिलरली b आ गया हमारे पास, वो हो गया y इंटरसेप्ट, उसमें हमने x को 0 पुट कर दिया तो बन गया 3 cosec थीटा, 0, 3 cosec थीटा। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब हम क्या कर रहे हैं वो देखिए। तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ ए बी कैलकुलेट किया, तो लेंथ ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 16 sec स्क्वायर थीटा प्लस का 9 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 16 9 स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को अपन ने इंटरप्रेट करा तो अपने पास आ गया 16 प्लस 9 प्लस 16 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, उसको लिखा मैंने 4 tan थीटा माइनस 3 cot थीटा का होल स्क्वायर, और चाहते हैं 24 जोड़ दिया इसमें, और तो ये 16 9 और 24 49 बनेगा, अल्टीमेटली 7 आएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी लेंथ ऑफ ए बी की मिनिमम वैल्यू जो आएगी, दैट मिनिमम वैल्यू शुड बी कम आउट टू बी हाउ मच, दैट इज कम आउट 16 9 25 और 24 49 मतलब 7। करेक्ट आंसर इज 7। करेक्ट आंसर इज 7। ठीक है, देख लीजिए, पी पॉइंट एलिप्स लिया, एलिप्स की इक्वेशन में पी पॉइंट कंसीडर किया, पैरामेट्रिक टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, ए और बी निकाला। ए और बी निकालने के बाद फोटो में ए और बी इंटरचेंज था, इसलिए मेरा ए बी उनके रिस्पेक्ट में अलग आया है, फॉर्मूला लगाया, ये एक्सप्रेशन निकाली, लेंथ की मिनिमम वैल्यू 7 निकाल दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगेन ए वेरी रेगुलर क्वेश्चन ऑफ द 3D चैप्टर, वेरी रेगुलर क्वेश्चन ऑफ द 3D चैप्टर। ठीक है, रैंकिंग इसकी मीडियम भी होती है, टफ भी होती है। मीडियम टफ उनके लिए है, वैसे तो मीडियम ही है, पर टफ उनके लिए होती है जिनको थोड़ा फॉर्मूला दिक्कत होती है। 2 लाइनें दे रखी है उसने आपको वापस से, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों उसका फॉर्मूला रटवा दिया गया था आपको, b माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू। ए और बी क्या है, पॉइंट लाइंस पे, पी और क्यू क्या है, दोनों लाइन की डी आर्स। करेक्ट है,
तो अपने पास लाइन E1 दे रखी थी, लाइन 2 दे रखी है, उसके अपन ने इस लाइन का फॉर्मेट देखना है, इसको y-1 लिखना पड़ेगा, तो नीचे -2 आएगा। ये सही है, 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 ठीक है। तो देखिए वही किया है। तो पहली लाइन से पॉइंट निकाला, दूसरी लाइन से पॉइंट निकाला, पहली लाइन के ds निकाले, दूसरी लाइन के ds निकाले, p क्रॉस q निकाला, सिंपलेस्ट फॉर्म में p क्रॉस q की वैल्यू निकाली, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा, मॉडुलस लगाया, सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाल दिए, खत्म। सीधे सिंपल सी कैलकुलेशन, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट, ठीक। मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं आपका, ये मत सोचो सर ने फटाफट बोल दिया, बोलना नहीं है, मैं आपको सब चीज बता रहा हूं, पीछे क्या किया जा रहा है वो समझा दिया। बी पॉइंट क्या आएगा, ए पॉइंट क्या आएगा 2 - 1 6, बी पॉइंट क्या आएगा 6 1 -8, पी क्या आएगा 3 2 2, क्यू का आएगा 3 -2 0, करेक्ट है, 3 -2 0, 3 2 2, ए पता है, बी पता है, पी पता है, क्यू पता है, पीछे वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर ले लो, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन था, मीडियम या टफ? मेरे हिसाब से तो मीडियम होना चाहिए, बट जिनको कैलकुलेशन में टाइम लगता है उनके लिए टफ है। आंसर शुड बी कम आउट टू बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक क्वेश्चन बायनोमियल का है, ठीक है, बायनोमियल का क्वेश्चन है ये। मैं इसकी मीडियम प्लस दूंगा, कुछ लोगों को कैलकुलेशन में इश्यू होता है तो उनके लिए टफ दूंगा, अदरवाइज तो वैसे मीडियम प्लस ही है ये, ठीक है। कई लोग इसको डेरिवेटिव से कर रहे होंगे, बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन था r² इंटू, मैं इसको n लिख देता हूँ, बाद में n की वैल्यू यूज कर लेंगे 223, ठीक है, NCR। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा तो r इंटू NCR लिख दिया, इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन गया सिग्मा r इंटू n-1 C ऑफ r-1, ठीक है। n को बाहर ले गए तो बन गया सिग्मा r इंटू n-1 C ऑफ r-1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के मैंने इसमें फिर से 1 घटा के 1 जोड़ दिया, तो सिग्मा r-1 लिखा, n-1 C ऑफ r-1 लिखा, प्लस का सिग्मा n-1 C ऑफ r-1 लिखा। इसमें मैंने फिर से फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, ये बन गया n इंटू n-1 इंटू सिग्मा n-2 C ऑफ r-2 प्लस का सिग्मा n-1 C r-1 आया। अब n की वैल्यू पुट कर दो जो भी चाहिए थी, ठीक है। तो अपने पास जो n की वैल्यू है उसकी करस्पॉन्डिंग अगर मैं पुट करूंगा तो ये बनेगा कितना, 2023 इंटू 2022 इंटू 2 की पावर n-2, 2023 रखेंगे ना तो 2021 प्लस n-1 2 की पावर 2022, कॉमन निकालेंगे तो 2023 इंटू 2021 2 की पावर इंटू 2022 इंटू 2024 आ जाएगा ये। इसमें से एक 2 को एडजस्ट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2023 इंटू 1012 इंटू 2 की पावर 2022। यहाँ से आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1012। तो अल्फा शुड बी कम आउट टू बी 1012। तो करेक्ट आंसर इज 1012, ठीक है तो मीडियम, बट जिसको ये सिंप्लीफिकेशन करने आते हैं उनके लिए सीधे सीधे कंसेप्ट होते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट होते हैं, कहीं कोई इशू नहीं होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। वही किया है सोल्यूशन में भी अपन ने, वही कर रखा है, ध्यान से देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल सेम सिंप्लीफिकेशन है, 1 से n चालू हो गया, 2 से n चालू हो गया, n की वैल्यू 2023 सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे बेसिकली मैंने n = 2023 पुट किया है, ठीक है, और ये रिजल्ट आना शुरू हो गए। कंपेयर कर दिया, अल्फा की वैल्यू 1012 आ गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही डायरेक्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वैसे तो मुझे इसको इजी या वेरी इजी देना चाहिए, वेरी इजी भी दे सकते हैं हम लोग इसको, सीधे कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है ये। i = गिवन है 8/π इंटीग्रल 0 से π/2 cos x की पावर n डिवाइड बाई sin x की पावर n, बाद में n की वैल्यू 2023 पुट कर देंगे cos x की पावर n। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, या उसको हम लोग यूजुअली यहाँ पे यूज करते हैं किंग प्रॉपर्टी से। क्या होती है, इंटीग्रल 0 to a
एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाऊंगा और एक वर्ड यूज करते हम लोग, किंग लगा करके ऐड कर दो। मान लो जो किसी को नहीं है ऐड वाला कंसेप्ट पता है तो उसके लिए मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, किंग लगा दो। जब आप किंग लगाओगे तो आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू 8/पाई इंटीग्रल 0 से π/2। ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ x लिखा था वो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो बन जाएगा ये sin x की पावर n बच्चा अपॉन cos x की पावर n प्लस sin x की पावर n। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो और इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो। तो जैसे ही 1 + 2 आप करोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2i, राइट साइड में आ जाएगा 8/पाई इंटीग्रल 0 से π/2। ध्यान से देखना, जब आप इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के साथ ऐड करोगे तो नीचे तो सेम लिखा हुआ है, ऊपर ऐड करोगे तो दोनों कट के अल्टीमेटली 1 dx छोड़ देगा। यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 8/पाई इंटू π/2 i इज इक्वल टू 2। तो जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आएगी 2। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। ठीक है, एक किंग एंड ऐड लिख रखा है, आप चाहो तो ऐसे करो, चाहे तो मैंने आपको पूरा तरीका दे दिया पीछे, आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना पीएनसी से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। उसने बोला 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसे बोला 9 डिजिट्स है जो सॉल्व होंगी 1 1 1, 3 1 दे रखे हैं मुझे, 2 2 दे रखे हैं, 2 3 दे रखे हैं और 2 4 दे रखे हैं। इनसे 9 डिजिट को बनाना है। इवन डिजिट ऑक्यूपाई बाई इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे इवन डिजिट आनी चाहिए, मतलब 2 पे 4 पे 6 पे और 8 पे। तो 4 इवन प्लेसेस हैं और हमारे पास 4 इवन डिजिट है, 2 2 और 4 4। ठीक है, तो पहले मैं इनको अरेंज करूँगा। तो इन 4 प्लेसेस में इन 4 डिजिट को रखना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2li 2li। बचे हुए ऑड प्लेसेस हैं, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, उन पे ये 5 को रखना है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 3 एक जैसे 3 फैक्टोरियल, ये 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4c2 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा इसकी वैल्यू, इंटू 5c2 10 आ जाएगा। अल्टीमेटली आंसर 60 आना चाहिए। सही है ना, 4 2 12 2 6 5 4 2 15 10 करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए सी। आंसर मैं इजी दूंगा इसका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हुआ होगा, सबका सही हुआ होगा। पीएनसी देखो, जैसे आप लोग घबराते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाम से आप घबरा जाते हो। कई बच्चे बोलते हैं सर बहुत हैवी है, बहुत हैवी, क्वेश्चन भी बहुत हैवी आते थे। भाई आसान भी आते हैं। अरे बच्चों ये ध्यान दो, आपके क्वेश्चन आसान भी आते हैं, हमें वो तो करना ही है, ठीक है, बट हमें ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं था। कई बच्चों ने पीएनसी क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पीएनसी था। अरे भाई परमुटेशन क्वेश्चन आसान भी आते, देखो मैं इजी नंबरिंग कर रहा हूँ, इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A boy need to select 5। अगेन एक पीएनसी क्वेश्चन। तो देखो भाई साहब, इंटीजर टाइप में 2 पीएनसी क्वेश्चन आए थे। भाई साहब खूबसूरती देखो, दोनों आसान आए थे। पीएनसी के 2 क्वेश्चन और दोनों इजी। ठीक है, क्या बम्पर लॉटरी लगी है जो भी इस शिफ्ट वाले थे, मैथ्स में बम्पर लॉटरी, फुल मार्क्स गारंटी इसमें आएंगे, 100% बम्पर गिरेगी। हो सकता है 100 में 100 नंबर आए, बिना टेंशन आए, खूब बच्चों के देखना। ठीक है, A boy need to select 5 courses from 12 अवेलेबल कोर्सेज। 12 कोर्सेज अवेलेबल थे, जिसमें से आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर लैंग्वेज कोर्सेज थे और बचे हुए 7 कोई भी अदर कोर्सेज थे। इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज, अधिक से अधिक 2 लैंग्वेज कोर्स चूज कर सकता है, तो नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 5 कोर्सेज। 5 कोर्सेज चूज करने हैं। तो देखो, लैंग्वेज से कुछ ना ले, अदर से 5 ले ले, लैंग्वेज से 1 ले ले, अदर से 4 ले ले, लैंग्वेज से 2 ले ले, अदर से 3 ले ले। क्लास इलस्ट्रेशन, डीपीपी क्वेश्चन, शीट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। ठीक, नंबर ऑफ वेज लिखना शुरू कर दो। इसके आएंगे कि 5c0 इंटू 7c5, इसके आएंगे 5c1 इंटू 7c4, इसके आएंगे 5c2 इंटू 7c3। सबको उठा करके जोड़ दो भाई साहब। ठीक है,
तो 7 और 5, 6 5 2 करेक्ट है। तो 7 3 21 आएगा ये आएगा 5 7 C 4 7 C 4। अरे ये तो मैंने कर रखा होगा ना कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ? वो देखो 5 C 0 7 C 5 5 C 1 7 C 4 5 C 2 7 C 3 21 175 350। योर आंसर शुड बी 546। अब बताओ मैं कहाँ डालूं इसको, इजी में कि मीडियम में? यार इजी में, मैं नहीं मीडियम डाल पाऊंगा भाई साहब, पीएनसी का इजी करेक्ट है। 546 योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एसएनपी का अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन मुझे लगा, पर्सनली मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा ये, ठीक है। उसने बोला 4 टर्म ऑफ ए जीपी इज 500, तो T4 इज 500, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया a इंटू आर की पावर 3 विच इज इक्वल टू 500। r की जगह पे 1/m लिखा हुआ था, तो a इज इक्वल टू 500 इंटू m की पावर 3, ये हमने a निकाल दिया। फिर से बोला है एस एन डिनोट द टर्म ऑफ द टर्म सम टर्म्स ऑफ द जीपी, तो एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से देखो तो 6 5 और 7 6, तो मैंने एस एन माइनस वन का एक रिलेशन निकालना चाहा जीपी के सम से, ठीक है। तो वो हो गया अपने पास a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर माइनस a इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन निकाला a अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। यहाँ से आया a अपॉन 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया माइनस आर की पावर n लिखा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके बन गया a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ बन गया r माइनस 1। कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो रही, कैलकुलेशन देखने पर ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल आ गया माइनस का a टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस 1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 1 से बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हाफ से छोटा, उससे दो इक्वेशन बनाई है अपन ने, ठीक है। तो देखिए वही करा अपन ने, T4 लिखा है, a निकाल दिए 500 m क्यूब, फिर अपन ने एस एन माइनस 1 निकाला है, वो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 आ गया। अपना निगेटिव क्यों आ रहा था, एस एन माइनस 1 करेंगे ना, नीचे गलत दिखा था, फॉर 1 माइनस आर, हाँ ये गलत दिख रहा है अपन, ठीक है ना। ये वाला लास्ट वाला स्टेप अपन ने गलत दिखा है, ये 1 माइनस आर ही आएगा, ठीक है, ये इससे कटेगा, ठीक है। तो अपने पास निकल के आ गया, ये आ गया एस एन माइनस 1, ठीक। कैलकुलेट कर लिया तो एस एन और एस एन माइनस 1 का आंसर m के टर्म्स में आ गया। उसने आपको एक रिलेशन दे रखा है S6 माइनस S5 1 से बड़ा, तो S6 माइनस S5 1 से बड़ा, वहां से अपन ने एक इक्वेशन निकाल दी m में। फिर दूसरा रिलेशन दे रखा है S7 माइनस S6 हाफ से छोटा, तो S7 माइनस S6 हाफ से छोटा, वहां से अपन ने दूसरी इक्वेशन निकाल दी। दोनों इक्वेशन से m की रेंज निकाल दी अपन ने। 10 से 22 के बीच में टोटल m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 12 वैल्यूज आएंगी, तो करेक्ट आंसर आएगा आंसर 12। कैसा लेवल बोलना है इस क्वेश्चन को, तो मेरे हिसाब से ये मीडियम प्लस का होगा या फिर टफ में जाएगा। कोई बच्चा नहीं करना चाहता है छोड़ सकता था इस क्वेश्चन को चॉइस में, इसलिए उसके बाद बहुत सारे 5 से ज्यादा क्वेश्चन थे इजी करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Let's see be the largest circle centered at 2, 0 and inscribed in the ellipse this thing. If 1, alpha lies on the circle, then tan alpha square is equals to, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, सर्किल विद एलिप्स की कॉम्बिनेशन है, बट मैंने इसको मेजरली सर्किल में डाला है। वैसे है तो ये सर्किल प्लस एलिप्स के क्वेश्चन, मेरे हिसाब से रैंकिंग वाइज मैंने इसको टफ दिया है, ठीक है। कंसेप्ट क्या मैं बता रहा हूँ, उसने बोला एक एलिप्स है, एक सर्किल है जिसका सेंटर 2, 0 है, एलिप्स पता है अपने को, ये 6 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया, सेंटर आ गया 2, 0 पे। इस सेंटर पे एक सर्किल बनना है, सर्किल कंडीशन है द लार्जेस्ट सर्किल, तो लार्जेस्ट सर्किल बनने का मतलब वो इस सर्किल जो भी होगा बच्चा वो इस एलिप्स को टच जरूर करेगा। जिस जगह पे टच करेगा उस जगह पे दोनों की क्या आएगी, कॉमन टेंजेंट आएगी। जो कॉमन टेंजेंट होगी उसकी कॉमन नॉर्मल होगी। नॉर्मल पास कहाँ से करेगी, सेंटर से। तो मैंने एलिप्स के इस पॉइंट को पी अल्फा या पी थीटा कुछ माना है।
उस पे अपन ने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, तो नॉर्मल टू द एलिप्स एट द पॉइंट P लिखा मैंने, तो आएगा A मतलब हो गया आपका, एलिप्स पता है अपने को बच्चों, ठीक है, तो 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू एक्स इंटू सेक थीटा, करेक्ट है, माइनस बी वाई 4y इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20 आ गया। ये पास करेगी 2,0 से, सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया 12 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 20, यानी बेसिकली कॉस थीटा निकला है अपने पास। कॉस थीटा शुड बी कम आउट टू बी 12/20, तो 4/5। कॉस थीटा 4/5 आ गया, उससे साइन थीटा आ गया अपने पास 3/5, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया तो रेडियस आ गई, सर्किल आ गया, जो पूछा वो निकाल दिया, ठीक है। ये देखो कॉस थीटा आ गया तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट पी आ गया तो रेडियस आ गया, रेडियस आ गया तो सर्किल की इक्वेशन आ गई, 0.1 अल्फा लाई करना चाहिए था, इस पर सेटिस्फाई करा के अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, उसने 10 अल्फा स्क्वायर मांगा, तो योर आंसर शुड बी 118। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसलिए मैंने इसको टफ दिया है, कुछ बच्चों ने इसको अच्छे से कर लिया होगा, उनके लिए मीडियम है। वैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि सर क्या हमें ये क्वेश्चन आउट ऑफ 10 करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? टाइम टेकिंग था। क्या इससे आसान क्वेश्चन 10 में थे? बिल्कुल थे। क्या दो हमें 5 क्वेश्चन मिल रहे थे इनके अलावा? बिल्कुल मिल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है। ठीक है, वैसे तो इजी था बट क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसलिए मीडियम लिखा है इसको अपन ने। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसने पूछा 12 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से 3 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 टाइम्स ऑफ dx। तो बच्चा पार्टी इसको अपन ने ऐसे पढ़ दिया, 12 इज इक्वल टू आई लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इसको तोड़ दो तो आपको दिख रहा है इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 1। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने 0 से 3 में, तो बन गया i इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 0 से 1 जाएंगे, पॉजिटिव खुलेगा ये x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस dx। 1 से 2 जाएंगे, नेगेटिव खुलेगा ये। ठीक है, तो माइनस कर देता हूँ इसको मैं। मॉडुलस खोलना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाला। x माइनस 2 x माइनस 1 टाइम्स ऑफ dx, फिर प्लस खुलेगा 2 से 3। मेरे ख्याल से सारे बच्चों का ये क्वेश्चन सही भी रहा होगा, काफी बच्चों का। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेना है, यू गेट योर आंसर। जो भी आंसर आना है वो आंसर आ जाएगा। मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, तो 0 से 1 तोड़ा है, 1 से 2 तोड़ा है, 2 से 3 तोड़ा है, 0 से 1 में पॉजिटिव खुला है, 1 से 2 में नेगेटिव खुला है, 2 से 3 में पॉजिटिव खुला है। अगर आपको उसको ग्राफिकली देखना है तो इसके क्रिटिकल पॉइंट 1 2 आएंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यूं और यूं। ठीक है, वहां से भी अपने को दिख रहा है। सिंप्लीफाई कर देना है, अल्टीमेटली आंसर आपका इंटीग्रेशन लगा करके 22 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली बच्चों आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे। लेवल वाइज अगर मैं बात करूं तो पेपर थोड़ा सा इजी लेवल था एज कम्पेयर टू द अदर। जो भी बच्चों का 150 प्लस 170 प्लस मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि आंसर की आ चुकी है, वो फटाफट एडवांस में लग जाए मेजर। अप्रैल वाला मेंस हमें देना है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस के चक्कर में हम 1 महीने पढ़े रहे। हमें चाहिए कि हम 200 प्लस 250 प्लस नंबर लाएं। नहीं बेटा, 180 नंबर 175 नंबर इज गुड मार्क्स। आप एडवांस में करें, आपका टारगेट अगर IIT है तो। जिन बच्चों के नंबर 200 प्लस हैं वो तो 110% प्योर एडवांस में लग जाए बिना कुछ और सोचे। खूब सारे अच्छे क्वेश्चंस करें, PYQs करें, एडवांस के जितने भी हैं, जो चैप्टर्स अभी भी आपके वीक थे उनको कवर कर सकते हैं, आपके पास पूरा टाइम है। मेंस की फ्रेम में अगर मैं बात करूं तो लगभग अपने पास 2 महीने हैं। एडवांस की फ्रेम में बात करूं तो लगभग अपने पास 4 महीने हैं। करेक्ट है बच्चों? जिन बच्चों के भी नंबर 120, 110, 130 से कम है, उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो अभी थोड़ा सा मेंस पे भी फोकस करते हुए एडवांस पे करें, बट प्योर एडवांस पे ना लगें, क्योंकि मेंस में 150 प्लस 160, 170 नंबर लाना अच्छी बात होती है। तो होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान
बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।